A very good evening and welcome back to a special coverage of what has been the big story of the day, the Maha victory of the Mahagathbandhan. And we're continuing to speak with many guests joining us in studio and of course from Patna and Delhi as well to take us through not just what went wrong, but what is going to be the future of both the alliances for that matter. I'm Tracy Shilchi. और मैं हूं कविंद्र। जिस तरीके से हमने आज दिन भर देखा, तमाम रुझान और नतीजों के बाद ये साफ हो गया कि जनता ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी को तैयार हैं। तो नीतीश और लालू की जोड़ी ने एक बार फिर से बिहार में अपना लोहा मनवाया है। दोनों पुराने राजनीतिक साथी यूं तो कई बार अलग हुए, लेकिन एक बार फिर जब साथ खड़े हुए तो बीजेपी के लिए मुश्किल में उन्होंने डाल दिया। और महागठबंधन को कहें तो कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में खास तौर पर यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है और पूर्वी बिहार में भी महागठबंधन का जादू चला है। मगध यहाँ पर भी कामयाबी मिली है और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को मैं कहूँ कि ज़्यादातर इलाकों में गठबंधन का वो वोट नहीं मिला जो शायद उनके सहयोगियों से उम्मीद कर रहे थे। समझने की कोशिश करेंगे कि इस हार के बाद मायने क्या हैं उन राजनीतिक दलों के लिए जिनकी मैं कहूँ कि भविष्य की लड़ाई यहाँ पर टिकी हुई थी। बात दोनों गठबंधनों की होगी, उनके साथियों की होगी, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में महागठबंधन की आंधी में एनडीए ध्वस्त, 178 सीटों के साथ 2/3 बहुमत, लगातार तीसरी बार नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री, कहा विपक्ष का करेंगे पूरा सम्मान। अस्सी सीटें लेकर आरजेडी बनी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू को मिली 71 सीटें, 53 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसकी बीजेपी। सोमवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक। एक दशक के बाद कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन, 27 सीटों पर जीत हासिल कर बनी चौथी बड़ी पार्टी। राहुल ने कहा नफरत की राजनीति की हार। बिहार में कहीं खुशी तो कहीं गम, लालू के दोनों बेटों ने जीता पहला चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, रमईराम को मिली करारी शिकस्त। पटना से लेकर दिल्ली तक महागठबंधन कार्यकर्ताओं की दिवाली, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस दफ्तरों में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नीतीश कुमार को बधाई। तो अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे कि इस चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर इसका असर क्या होगा, भविष्य की राजनीति किस करवट रहेगी, साथ ही बिहार में लालू और नीतीश के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी और केंद्र की राजनीति में ये नतीजे किसको कैसे और कितना प्रभावित करेंगे। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कई अहम और खास मेहमान जिनका मैं परिचय करा दूं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है निर्मल पाठक जो कि पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान से। निर्मल, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है अमिकानंद साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है अमिकानंद जी। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं आरपी सिंह साहब, नेशनल सेक्रेटरी हैं। आरपी सिंह जी स्वागत है। और हमारे साथ राजनीति प्रसाद हैं, फॉर्मर एमपी हैं, आरजेडी नेता। राजनीति जी आपका भी स्वागत है। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी स्वागत है आपका। और साथ ही साथ दानिश रिजवान जुड़ेंगे हमारे साथ जो कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज दिन भर का मैं कहूँ अपडेट है वो एक बार आपके सामने रख दूं कि महागठबंधन को 243 सीटों में 178 पर जीत मिलती दिख रही है, यानी कि ऑफिशियल जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से। एनडीए की बात करें तो उसके खाते में सिर्फ 59 सीटें हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटों के साथ है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। कांग्रेस ने लंबे अरसे के बाद वापसी की है और 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो बीजेपी 53 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। बीजेपी के अगर सहयोगी एलजेपी की बात करें जिसके खाते में 3, आरएलएसपी 2, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट गई है। तो बहुमत और सहयोगियों के साथ आप देख सकते हैं कि क्या बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो किस पार्टी के पक्ष में क्या है। सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की आरजेडी, जिसके बारे में यहाँ तक कहा जा रहा था कि
सियासी समर के उस आखिरी मुकाम पर लालू उनकी पार्टी है, लेकिन एक बार से मैं कहूँ कि रिवाइवल होता देखा उस पार्टी का, और उसने एक करिश्माई प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी 100 सीटों में चुनाव लड़ने के बाद 80 सीटों पर जीत दर्ज करना। तो बिहार के सियासी समर को महागठबंधन ने जीता है और महागठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा है। प्रदेश की जनता ने नीतीश के साथ लालू यादव पर एक बार फिर भरोसा जाहिर किया है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और जीत के बाद लालू यादव ने इसे नरेंद्र मोदी की हार तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों की हार बताया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी होगा। बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी को तैयार हैं। महागठबंधन ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लालू नीतीश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारी जीत के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश की अगुवाई में बिहार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए की हार पर तंज कसते हुए इसे बीजेपी की विचारधारा की हार बताया। एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। मुद्दों की बजाय जाति और आरोप प्रत्यारोप की राह में भटके इस चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी की सारी रणनीतियों को विफल करने में कामयाबी पाई। उन्होंने डीएनए से लेकर आरक्षण के मसले पर बीजेपी को उसकी ही रणनीति में फंसा दिया। बिहार के लिए केंद्र सरकार का पैकेज भी इस बार बिहार की जनता को नहीं लुभा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शुरू करते हैं चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले राजनीति प्रसाद साहब, आप समझना चाहूंगा, बहुमत मिल गया है, दो ऐसे दोस्त जो बीच में एक दूसरे के खिलाफ रण में थे एक बार फिर साथ खड़े हुए, जनता ने भरोसा जाहिर किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनौतियां किस तरीके की आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो कुछ आपने अब सपना दिखाया है उस लिहाज से क्या सबसे बड़ी चुनौती आप लोग देखते हैं? कोई चुनौती नहीं, हम लोग का जो सपना दिखाया है वो सब पूरा करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार ने जो अपने सपना दिखाया है वो सब पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है हम सड़क बनाएंगे, उन्होंने कहा हम पानी देंगे, उन्होंने कहा हम बिजली देंगे, उन्होंने कहा हम शिक्षा को सुधारेंगे। सब सपना जो है साकार करेंगे। और ये वो डंके के चोट पर कहा है। और उन्होंने 2014 में कहा था कि हम बिजली देंगे, तो बिजली दिया, गांव में बिजली दिया। अब 22 घंटे गांव में बिजली रहते, 18 घंटे बिजली रहते। तो वो उन्होंने जो कहा है वो किया, और अभी जो उन्होंने कहा है वो करेंगे, और हमारा पार्टी उनको सहयोग करेगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आपकी, और राजनीति में कहते हैं जिसके पास संख्या ज्यादा होती है उसका प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। देखिए, अभी कोई बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी नहीं है, सब पार्टी एक है हमारा। अभी लालू यादव ने बहुत पहले कह दिया कि अगर हमारा ज्यादा भी सीट आएगा तो हम लोगों ने जो मन बनाया है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानेंगे, तो मान लिया। और आज भी उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में विकास होगा, ये तो पक्का ही हो गया। लालू यादव ने जो कहा था वो कर दिया। हमारा ज्यादा सीट आया, वो हमारा ज्यादा सीट आया, कम सीट आया, वो बहस का बात नहीं है। अब वो गठबंधन का सीट है, कोई ज्यादा और कम का बात नहीं है इसमें। अमिकरण जी, वाकई चुनौती के लिहाज से मैं कहूँ गठबंधन के क्या बड़ी चुनौती दिख रही है? सबसे बड़ी चुनौती है, अभी आपकी उम्र के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती है कि इनका मिलना, मिल के बिछड़ना और फिर मिल जाना, ये आज की नई कहानी नहीं है।
ये कहानी शुरू हुई 50 के दशक में। प्रसोपा, सोपा, सनसोपा, लोध, भलोद, लोध क, लोध ब, लोध च, दमकीपा, तो अब राजद, सपा, जेडीयू, ये कहानी बड़ी पुरानी है। सबसे बड़ी चुनौती है कि जो एकजुटता इन लोगों ने दिखलाया है वो अगर कायम रह जाए, कायम रहेंगे तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब यहाँ के बाद ये सीधे उत्तर प्रदेश जाएंगे। लेकिन कायम रहने और की लालू चुनौती है। यादव एलानिया तौर पे कह रहे हैं कि अब इसके बाद मैं बनारस जाऊंगा, कह रहे हैं और वो करेंगे। तो मेरा कहना चैलेंज ये है कि जो एकजुटता इन लोगों ने इस चुनाव में दिखलाई, यदि वो बरकरार रहती है तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर भारत में खतरा होगा। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भी अब ये जाएंगे। तो ये इन सब बातों, लेकिन आज मैं देख रहा था आपके चैनल पे शिवसेना का बयान। मैं उस बयान पर भी आऊंगा और बीजेपी से समझने की कोशिश करूंगा कि मुश्किल कितनी बढ़ रही चुनाव के साथ। लेकिन सिंह साहब, जिस तरह से आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया, जिन मुद्दों के सहारे, जिस फेस के सहारे आप उतरे, अब ऐसा लगता है कि वो तमाम टैक्टिक्स पर सवाल खड़े होंगे। आपकी पार्टी मंथन करेगी, लेकिन आपकी नज़र में बिहार हारने के बाद क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में एक चुनौती बढ़ गई है? जो विपक्षी घटक थे उनकी एकता की कहानी अब ज़्यादा बढ़ सकती है? देखिए, मैं ये तो मानता हूँ कि चुनौती बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक राज्य में एक सरकार बन गई है जो कि जैसे हम सोच सकते हैं उसके साथ कितना तालमेल रखेंगे अभी भविष्य में देखना पड़ेगा। परंतु उसके कारण से कोई केंद्र में काम के अंदर कोई गतिरोध होगा, कोई केंद्र की जो पॉलिसीज़ है, केंद्र की जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक एजेंडा, उसमें कोई गतिरोध होगा, उसमें कोई होने वाला नहीं। वो अपनी जगह चलेगा, जैसे पहले चल रहा था डेवलपमेंट का एजेंडा वैसे ही चलेगा। और मैं वापस कह रही, समझ लीजिए, भविष्य के गर्त में क्या रखा है, ये जो अभी कहा कि ये कितना चलेंगे, कैसा चलेंगे, कितना रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिहार था, यूपी मध्य प्रदेश बिहार नहीं है। वहाँ पे वहाँ के कॉम्बिनेशन, वहाँ के कास्ट कॉम्बिनेशन, वहाँ की जो चिंता चर्चा सब अलग प्रकार के हैं। और वहाँ पर जो बाकी अभी पॉलिटिकल पार्टियाँ वो कितना इनका साथ देंगी नहीं देंगी, अभी ये सोचने की बात है। ये आज इसके बारे में हम बहुत चिंता करें कि जैसे बड़ा एकदम यूपी में जाकर लालू जी जाकर बड़ा चमत्कार कर लेंगे या मध्य प्रदेश में जाकर चमत्कार कर लेंगे। माना बिहार में हुआ, उसके कारण है, परंतु वह कारण मध्य प्रदेश और यूपी में खड़े नहीं उतरने वाले। All right. So what you're saying, of course, is that these are regional factors, not going to have a referendum on the centre. We'll come to you, Mr. Sai, in just a bit. Very quickly, if I could go across to our correspondent Shyam Sundar as well, joining us from the newsroom. He's, of course, been tracking all developments through the day and, of course, all these months as well. Shyam, what do we see tomorrow at the BJP Parliamentary Party meet when it eventually happens? Is that the kind of statement that we're going to be hearing from the way we are hearing from Mr. R.P. Singh, that this was just a regional, state election, it's not going to have a referendum on the centre? Well, tomorrow BJP Parliamentary Board will review Bihar election results, and of course they have to articulate how to take the responsibility. Generally, after the Parliamentary Board meeting, party president or senior general secretary address the media, and then they will articulate how they are taking these Bihar election results. But as far as Bihar election results are concerned, we know that none other than Prime Minister Narendra Modi was leading the campaign for BJP. Amit Shah was camping in the Bihar. So we have to see in the parliamentary board that if there are few members who will ask Mr. Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi to come forward and take the responsibility and fix the accountability. So, but though because Prime Minister Narendra Modi is quite strong in the party as of now, and there are little chances that there would be that kind of voices in the parliamentary board meeting. But of course, there is a pressure on Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah, and there is a loss of face for both of them as far as Bihar election results are concerned. और श्याम, जिस तरीके से चुनाव के दरमियान आपने देखा और हमने खुद देखा था, बिहार के अंदर आर के सिंह हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, और ऐसे
कई और नाम दिख रहे थे जो दबी जुबान से विरोध के स्वर उठा रहे थे, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर गठबंधन के साथियों को लेकर। क्या आपको लगता है कि इस तरह की संख्या अब जबकि हार सामने आ चुकी है, संख्या बढ़ सकती है? नहीं, बिल्कुल बढ़ सकती है कविंद्र। और आज शत्रुघ्न सिन्हा को हमने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर जीत का श्रेय कप्तान लेता है तो हार की जिम्मेदारी भी कप्तान को लेनी चाहिए। उनका सीधा सीधा निशाना अमित शाह पर था। आर के सिंह जो चुनाव के दौरान उन्होंने टिकट बेचे जाने का आरोप लगाया। तो जाहिर है कि इस तरह के लोग जो सीनियर रहे हैं पार्टी में, लेकिन उनको कोई सरकार में बहुत रोल नहीं मिला है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने कहा था, जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जो 70 से ऊपर के हैं उनको आपने जिस तरह से ब्रेन डेड घोषित कर दिया है, उससे टैलेंट की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में नजर आती है। तो जाहिर है कि इस तरह की बातें बढ़ सकती हैं। और यही नहीं होगा कविंद्र, आप ये देखने वाली बात होगी कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत हासिल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देश की जनता ने दिया था, तो उस वक्त में युवाओं की आकांक्षाएं थी, समाज के अलग अलग तबकों की आकांक्षाएं थी। लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरह के फेस, ये भी तय करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि क्या साक्षी महाराज या योगी आदित्यनाथ या संजीव बालियान, उस तरह के जो चेहरे हैं, या साध्वी प्राची हैं या निरंजन ज्योति हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं? अगर ये चेहरे हैं तो उन एस्पिरेशंस का क्या होगा, ये भी अब भारतीय जनता पार्टी को बैठकर तय करना होगा। जी श्याम, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस तरीके से भविष्य की राजनीति और इस नतीजों के पर हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा लगता है कि लालू और नीतीश के सहारे बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली के मैदान में उसने एक पूरा का पूरा जाल बुन दिया है। उस जाल को कितनी मजबूती से आप अब आगे बढ़ाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना स्पेस देते हैं। कैसे देखती है आपकी पार्टी इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने एक समझदारी वाला निर्णय लिया और भाईचारे की राजनीति को प्रश्रय दिया। दूसरी बात यह है, जो आपने प्रश्न उठाया है, कांग्रेस का आरंभ से ये मानना रहा है कि जो सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव के समय में इसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां आ गई थी और मात्र 31% वोट लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत ले ली और उनके एनडीए की सरकार बन गई। हमने यही प्रयोग किया कि लाइक माइंडेड पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े। ये राजनीति के वक्त का तकाजा था और उसमें हम सक्सीड किए और बिहार की जनता ने उसे सक्सीड कराया। उसने हमारे गठबंधन को अपनी मंजूरी दी। लेकिन इसके पीछे और भी कई फैक्टर्स हैं कि जो पिछले 17 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री जी जो अभी हैं, उन्होंने बहुत सारे भरोसे जगाए थे देश की जनता को। लगा कि रामराज आ जाएगा मोदी जी के आते ही हर फील्ड में। लेकिन आज लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया कि नहीं भाई, तो कुछ नहीं हो रहा है, बातें कुछ की थी, अब उसे जुमलाबाजी कह दिया जाता है, कभी हवाबाजी होती है, गंभीरता से बातों को लिया नहीं जाता। रोज नए नए हिडन एजेंडा को सामने ले आते हैं जिससे हमारे जीवन को कोई सरोकार नहीं है। 70 रुपए किलो जब दाल था तो कांग्रेस आई, महंगाई लाई, अब 200 रुपए किलो दाल हो गया। तो कई ऐसी चीजें थी जिससे लोगों को लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कहीं न कहीं उस लायक नहीं है जिस पर हम दोबारा भरोसा करें कि इनके कहने पर बिहार में हम एनडीए को सत्ता में बैठा दें। बिहार में इनके पास कोई चेहरा नहीं था जो नीतीश कुमार के लेवल का हो, उस मैच करे। तो आखिर क्यों परिवर्तन हो? हमने डेवलपमेंट किया। ये आते थे बिहार में, डेवलपमेंट की बात करते थे और बातें डेवलपमेंट की होती थी और क्रियान्वयन में विद्वेष की राजनीति हो जाती थी। तो सारे हथकंडे अपनाए गए। पूरी भारत सरकार पटना में बैठी रही। भाजपा अध्यक्ष जी प्रखंड अध्यक्ष की तरह यहाँ काम करते रहे। आज अगर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी तो बीजेपी का काम है, तय करे नहीं करे। लेकिन आपने फेस की बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। मैं उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसा फेस थे जो कि डेवलपमेंट के नाम के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी सेंटर की राजनीति में अब नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करेगी या उस चेहरे के साथ खड़ी होगी? और अगर खड़ी होगी तो फिर कांग्रेस के चेहरों का क्या होगा? देखिए, हमारे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है नीतीश कुमार जी के साथ। हमने और हमारे नेता राहुल गांधी जी की भी क्रियान्वयन और सोच की यहां तक बात है, वो नीतीश कुमार जी के मैच करता है। नीतीश कुमार जी हमारे एक प्रमुख सहयोगी हैं, एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं
और जहां भी हम समझेंगे बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का लाभ इस गठबंधन को और मजबूत करने में, सेक्युलर मिजाज के पार्टियों को एकजुट करने में होगा, पार्टी लेना चाहेगी, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन भारत की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नीतीश कुमार और कांग्रेस एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग को लेकर ही आगे बढ़ेगी। और भी जो पार्टियां हैं बिहार के गठबंधन में शामिल दलों, आरजेडी के अलावा भी जो दूसरे राज्यों में पार्टियां हैं, वो भी अगर इसमें जुड़ना चाहेंगी तो हम उनको भी साथ लेना चाहेंगे। पार्लियामेंट के फ्लोर में हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। आप देखते हैं कि हम सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जब कोई बात करते हैं तो हमारा एक बेटर फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है। हम कई मुद्दों पर एकजुट हुए हैं और कई मुद्दों पर मजबूती से बातों को कांग्रेस ने रखा है, जिसमें हमें सहयोगी दलों का सहयोग भी मिला है। जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जो आपने कहा मैं उस पर रिएक्शन चाहूंगा पहले अपने मेहमानों से। निर्मल, संक्षिप्त आपसे कि असल में जिस तरीके की राजनीति हुई है और नीतीश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बहुत साफ, और लालू यादव ने, दोनों ने कहा केंद्र की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा और अब बिहार से बाहर आगे बढ़ाया जाएगा अभियान। कैसे देखते हैं आप इसे? केंद्र की राजनीति के हिसाब से ये दो महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये कांग्रेस का रिवाइवल की उम्मीद इससे बढ़ेगी। जो लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस को एकदम से खारिज करना शुरू कर दिया था लोगों ने भी, और रीजनल पार्टीज़ ने भी। राष्ट्रीय स्तर पर जब उसकी 44 सीटें लोकसभा में रह गई तो उसके बाद हालत उसकी काफ़ी कमज़ोर थी और अभी भी कमज़ोर है, ये मानना चाहिए। एक तो उसके रिवाइवल की उम्मीद बढ़ गई है कि धीरे धीरे अब कांग्रेस पर दूसरे और जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अब भरोसा कर सकते हैं उस पर। जिस तरह से उसने गठबंधन में वहाँ हिस्सेदारी अपनी निभाई है, जिस तरह से उसको सीटें इस सपोर्ट मिला है, भले ही वो गठबंधन के सहयोगियों की वजह से मिला हो, लेकिन उसके उम्मीदवार काफ़ी संख्या में जीत रहे हैं। 41 में से 27 सीटों पे अगर वो लीड ले रहे हैं तो ये बड़ी बात है। दूसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक जो नॉन बीजेपी, नॉन यूपीए दल थे, क्षेत्रीय दल, उनमें एक वो दुविधा में थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए न जाए। उनको लग रहा था कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कांग्रेस की ताकत वो कम हो रही थी। शायद उनका भी भ्रम इससे, उनकी भी गलतफहमी हो सकता है टूटे, या वो भी रियलाइज़ करेंगे कि कांग्रेस फिर से एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी का अल्टरनेट बन सकती है। उसमें अभी इस तरह की कैपेबिलिटी है। जी, सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? चौथे नंबर की पार्टी देश का अल्टरनेटिव बनेगी, ये समझने वाली बात है। बिहार में भी वो चौथे नंबर पर है, मतलब परसेंटेज वाइज भी, सीट वाइज भी, इसलिए वो देश 40 सीट लड़के 27 सीट जीती है। मैंने माना, परंतु वो बाकी स्टेट्स में कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। कहाँ किसको कितना कॉम्बिनेशन सूट करेगा नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात है। आज हम सोच लें कि मुलायम सिंह यादव जी को कितना सूट करेगा या किसी और ममता बनर्जी को कितना सूट करेगा, ये भी कॉम्बिनेशन आने वाले दिन में देखने वाली बात है। इसलिए आप इस कारण से कोई कांग्रेस के कारण से बड़ा एक कोई रास्ता दिख गया लोगों को कांग्रेस के प्रति, मैं इस पर राजी नहीं हूँ। ये आने वाले समय आपको स्पष्ट कर देगा मामला। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। दानिश, जिस तरीके से आप लोगों ने साथ ही चुना, सत्ता के साथ थे, साथ ही चुना, प्रेडिक्शन आपके शायद कुछ गलत रहे और आपने हालत देखी है, क्या अभी भी अपने उस डिसीजन पर आपकी पार्टी, आपको लगता है कि सही थी, या फिर आपको लगता है कि राजनीतिक लिहाज से जो एक मैं कहूं कि आकलन था उसमें कहीं कोई चूक हुई आप लोगों से? देखिए, बचपन में जब स्कूल में मार्क्स हमारे कम आते थे तो पापा कहा करते थे कि बेटा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो कुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैदान जंग था इलेक्शन, हम मैदान में जरूर उतरे थे, पहली बार इलेक्शन में उतरे थे। बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ करना था। अच्छा जनादेश भी है, हम जनादेश का स्वागत कर रहे हैं, जो जनता का आदेश है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन देखिए, दो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। बिहार के इस चुनाव को हमने विकास के नाम पे लड़ा। जीतन राम मांझी जी ने जो विकास का मंत्र दिया था उस नाम पर लड़ा। लेकिन हमारे जीते इनकी ताजपोशी होनी है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं से डिवाइडेशन की बातचीत करी, समाज की बातचीत करी, समाज की जाति विशेष की बातचीत करी, और नतीजा वही निकला कि जाति के आधार पर बिहार में वोटिंग हुई और पुनः एक बार बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। लेकिन हम हार से अभी भी हतोत्साहित नहीं है। लेकिन एक चीज है कि मैं जो दल बिहार में भी सत्ता जीत कर आई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज 2005 के पहले का शासन मत दीजिएगा। आप जीत कर आए हैं, अच्छा माइंडेड मिला है, लेकिन बिहार में अपहरण का उद्योग फिर से मत खोलिएगा। फिर से बिहार में अपराधी AK-47 लेकर सड़कों पर घूमे, ऐसी सरकार मत दीजिएगा। फिर से घोटालों, सिर्फ और घोटालों की जो बात होती थी बिहार में 2005 के पहले,
वैसी सरकार मत दीजिएगा। दानिश, इसके बारे में तो नीतीश और लालू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ कहा। मैं सीधे आपकी पार्टी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। आपने कहा कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ा गया और जिसके चलते जीत मिली है। क्या आपकी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वहां पर जातिगत सांचे को नहीं ध्यान में रखा गया? क्या आपकी पार्टी जिस जाति को रिप्रेजेंट कर रही थी उसके आधार पर आपका बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ? नहीं, देखिए, जाति के आधार पे नहीं हुआ था। बिहार में अपमान के बदले के तौर पे हुआ था। जीतन राम मांझी जी के साथ जो अपमान किया था नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, उस अपमान को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि एक दलित नेता के साथ अपमान हुआ है तो वो उनको हम सहारा दें, उनकी मदद करें। और सही बात है कि उन्होंने मदद करने की भी कोशिश करी। लगातार हमारे कैंडिडेट्स के पर हमने बहुत मेहनत करी, जमीनी स्तर पर जाके मेहनत करी। सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रूट लेवल पे आके प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों से बातचीत की। आमतौर पे 68 साल का आप कल्चर देखेंगे देश में, तो इस कल्चर के दौरान में प्रधानमंत्री और जनता के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। मनमोहन सिंह जी का आपने इतिहास देखा है कि चुप ही रहने में वो अपनी भलाई समझते थे। तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री ब्लॉक लेवल पे गया, कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे गया और लोगों से उन्होंने बातचीत करी, लोगों का मन टटोलने की कोशिश करी। लेकिन विकास के मुद्दों पर जो उन्होंने बातचीत करी, कहीं ना कहीं से केंद्र के जो विकास की रोशनी है उसका हम प्रचार प्रसार यहाँ सही ढंग से नहीं कर पाए। मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा से। का सामना देखना पड़ रहा है। तो जाति छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा मंगनन जी, क्या वाकई अगर मैं भविष्य की बात कर रहा था राजनीति के लिहाज से, कांग्रेस की हमने बात की, अगर बीजेपी और उसके अलायंस की बात करूं, खासतौर पर मांझी साहब की पार्टी जिस तरीके की पोजीशनिंग थी और जिस तरीके से बीजेपी के साथ शामिल होने से पहले उनकी, मैं कहूं कि एक अपना उनका एक जनाधार था, उस लिहाज से भविष्य क्या दिखता है और चुनौती क्या है उनके लिए? देखिए, इस चुनाव से दो बातें और स्पष्ट उभरी हैं जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। जो 3/4, ये 2/3 नहीं है, तकरीबन 3/4 जीत है, और ये सिर्फ बैकवर्ड दलित महादलित के वोट पे हो जाए ये संभव नहीं है। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूंगा। नीतीश लालू की जीत में अगड़ी जातियों का भी अच्छा योगदान है। मिथिलांचल करीब करीब साफ हो गया, जो ऊंची जातियों का गढ़ है। पटना जिला आप देखिए, बमुश्किल एक सीट बीजेपी के पास आई। ये सब शहर हैं। कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी तो शहरों की पार्टी, शहर में भी साफ हो गए। तो ये बहुत समझने की चीज है कि इट इज ए विक्ट्री नॉट जस्ट फॉर बैकवर्ड्स एंड मुस्लिम्स एंड दलित्स एंड महादलित्स। यहाँ अगड़ी जातियां भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने मांझी जी के पार्टी के बारे में पूछा। देखिए, फिर 2 बिथक टूटे हैं इस चुनाव में बहुत बड़े। भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी थी कि उन्होंने नीतीश को प्रॉप अप किया था और चीफ मिनिस्टर बनाया। नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो आधे पे आ गए। दे हैड 91 सीट्स, अभी 53 पे आ गए। और एक बात इतिहास का याद दिलाऊं, जब भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी समाप्त कब हुई? जब एनडीए का गठन वाजपेयी काल में पहले पटना में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। ये लोग भूल जाते हैं। इसी पटना के सरजमी में एनडीए का गठन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी जिसको पॉलिटिकल अछूत समझते थे वो फिर एक मुख्य धारा में आई। तीसरी बात, दिस पॉलिटिक्स ऑफ अलायंसेस हैव कम टू स्टे। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर अब कांग्रेस रियलाइज करेगी। उसी की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि और स्टेट्स में भी अब वो अलायंसेस करेंगी। उत्तर प्रदेश में तो खुला खेल फर्रुखाबादी कहते हैं ना, या तो मायावती से होगी नहीं तो मुलायम से होगी, मगर अलायंस होगी, वहां अवश्यम भावी है। चलिए, इस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं से पहले एक और अहम खबर जो दिखा देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की करारी हार हुई और बीजेपी ने नतीजों का सम्मान करने के साथ साथ रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही है। बीजेपी ने हार की समीक्षा के लिए कल दिल्ली में संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यालय में खामोशी छाई रही। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर में रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी ने चुनाव में हार मानते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी। बिहार की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। हम उस जनादेश के सामने अपना सर झुकाते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। तो हम सरकार को विकास के कार्यों में हम पूरी मदद करेंगे।
और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का और हम निर्वाह करेंगे। हम इतना ही कहते हैं कि हम बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है। हम सभी नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को बधाई देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की थी, मैं यह पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी पैकेज घोषित हुआ था, एक एक पैसा वो बिहार को प्राप्त होगा। उस घोषणा का अक्षरशः पालन हमारी केंद्र सरकार करेगी। बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव नतीजों को निराशाजनक बताया कि जो प्रदर्शन उनके गठबंधन ने किया, ईमानदारी की बात है, हम लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन करेगा हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ, हम लोग की फाइट है, नेक टू नेक रह सकता है मामला, पर इतना बेहतर महागठबंधन प्रदर्शन करेगा हम लोग को भी इस बात की, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, हम लोग को इस बात की उम्मीद नहीं थी। शिवसेना ने प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी को हार की वजह बताया। जो व्यक्ति संवैधानिक पद के सर्वोच्च पद पे बैठी है, उसने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है बिहार में उसका भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा के लिए बीजेपी की संसदीय बोर्ड की सोमवार को बैठक होगी। दिल्ली के बाद दूसरी विधानसभा में हुई हार के बाद जानकारों का मानना है कि अब बीजेपी को केंद्र और सरकार के स्तर पर नई चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नई रणनीति का अख्तियार करना पड़ेगा, जिसके बाद वो इन चुनौतियों का माकूल जवाब दे पाए। पटना से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। And looking about, and in fact taking forward what we can be expecting from that BJP parliamentary board meet, Mr. Singh, who takes responsibility? It's a simple question. Who takes responsibility for this defeat? I mean, no one's really come out with any name. No one's really come out with any, a reason why things went wrong. What would you say? We contest under collective leadership. I mean, let's be clear on this. Although Modi ji is the face. I mean, he goes and campaign very rigorously, but party is such contest any election as a collective leadership. So the responsibility of the party is also will come to collective leadership. And tomorrow we had a meeting today also, and tomorrow there's a parliamentary board meeting where things will come out. And if you had won, who would you have given the credit for victory? Party would have got Wouldn't you have said it was because of Mr. Modi and because of Mr. Amit Shah? Let's be clear. Credit would have gone to the party, and obviously people who have been working on ground. I mean, Amit Shah ji, other colleagues in the party were working on ground, and obviously they get little more credit in that. I mean, but it's a collective leadership which gets the credit for the party. It's nothing like individual party president or any individual who's getting it. Yes, I mean, I'm again saying Mr. Modi is the face of the party. He is not the face of the party, he's the face of the country today. People like him. He draws a lot of crowd also. So he and he's a very rigorous campaigner. So he was there campaigning heavily. There's nothing wrong with it. So it doesn't matter. I mean, but the leadership, the complete decision will be taken tomorrow, and again, it will be the responsibility of the complete leadership, not any individual and such. निर्मल, क्या वाकई दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का हाल एक जैसा है? जीत का सेहरा कुछ बड़े चेहरों पर और हार की जिम्मेदारी है उसका ठीकरा पार्टी पर। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह का कद है, जिस तरह की हैसियत उनकी पार्टी में है, उसमें तो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी जी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ये मैं कल की जो संसदीय दल की उनकी मीटिंग होने वाली है उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी अगर अपनी तरफ से कहना चाहें तो अलग बात है। जैसे पिछले चुनावों के बाद सोनिया गांधी ने आकर के हार की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, राहुल गांधी ने स्वीकार की थी। वो उस समय से एक नया ट्रेंड, उससे पहले तक कभी नहीं होता था ये कांग्रेस में भी। तो वो निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह खुद कहें कि ठीक है, इन चुनावों के लिए हम जिम्मेदार हैं और किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। पर असली जिम्मेदारी उन्हीं पे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, उसमें जो बिहार के लोग थे, बिहार का जो कार्यकर्ता था, उसका जो उनकी पीड़ा थी वो यही थी कि उसी तरह का चुनाव दिल्ली में भी लड़ा गया। मुझे लगता है कि अब दिल्ली के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कोई सीख ली नहीं। बिहार में भी उसी तरह से चुनाव लड़ा गया और जो स्थानीय नेतृत्व था
उसकी अनदेखी करके जब आप ये मान लेंगे कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसमें सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पाल के चल रहे हैं, इसलिए उनको इग्नोर करो और केंद्र से ले जाके नेताओं को वहाँ भर दो, तो उसमें फिर किस तरह से वो एक सिनर्जी जो आनी चाहिए वो नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि ये एक गलती बीजेपी की तरफ से हुई है उसमें। जी सिंह साहब, एक मैं रिएक्शन चाहूँगा दानिश आपसे। बीजेपी या फिर आपके जो अलायंस था, स्थानीय नेताओं की प्रचार में वो जगह न मिलना भी एक कारण है आपकी नज़र में, ऐसा हो सकता है? या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से मुद्दों को हवा दी गई और जिस कदर लालू यादव पर हमले किए गए उसका उल्टा असर हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जातिगत जो एक गोलबंदी की बात कही जा रही थी, लगातार कही जा रही थी कि बिहार में जातिगत गोलबंदी होगी, उसका ही असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो कार्ड 1990 के दशक में जो खेला गया था, 90 के दशक में बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो कार्ड खेला गया था, वही कार्ड फिर से इस बार दोहराया गया है और उसी के आधार पर लालू प्रसाद यादव जी की ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन एक चीज बता देना, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 41.9% वोट शेयर, आपको लगता है कि सिर्फ ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का पोलराइजेशन है? जी निश्चित तौर पे देखिए, बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड का अगर वोट को देख लें और साथ में अगर मुस्लिम वोट का तड़का लग जाए तो बिहार की सियासत में एक नया समीकरण बनता है। 90 के दशक में भी लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए थे तो 1992 में आप याद करें जब लाल कृष्ण आडवाणी का उन्होंने रथ रोका था बिहार में, और उस वक्त मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ जाके ज्वाइंट हो गया था। इस चुनाव में भी तकरीबन वही देखा गया। लालू प्रसाद यादव का जो अपना खास वोट बैंक रहा है, मुस्लिम यादव का समीकरण, वो उनके साथ एक मुश्त रहा। दूसरा, कुर्मी वोट जो है वो उनके साथ जुड़ गया, और जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो कार्ड लालू प्रसाद यादव जी ने खेला उसका भी असर स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया। तो ये एक नए तरीके का प्रयोग किया लालू प्रसाद यादव जी ने, और उस प्रयोग में पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यहां सफल होते दिखाई दिए। और हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने दानिश में अगर आपकी बात को देखो, 14% यादव, 4% कुर्मी और करीब 17% मुसलमान, 41.9 नहीं होता। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, क्यों इस जीत को आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई के बाद नतीजे आए हैं? आप ये क्यों नहीं मानते कि क्रॉस, मैं कहूं, बोर्ड पर कहीं न कहीं सेंधमारी हुई है आप लोगों के, या बीजेपी के बेस वोट बैंक पे सेंधमारी हुई है जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं? मैं इस चीज को मानता हूं कि सेंधमारी हुई है। मैंने कहा था कि बैकवर्ड वोट में जैसे बनिया का वोट था, तेली का वोट था, कई एक ऐसी जातियां हैं जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स रहे हैं, तो उसमें सेंधमारी निश्चित तौर पे हुई है और जिसका खामियाजा हमें यहां भुगतना पड़ा है। उस वोट बैंक में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सेंधमारी करी और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये जो जीत है ये सही मायने में एक बड़ी जीत कही जाएगी इन दोनों भाइयों के लिए और बिहार की जनता के लिए। अब जनता का आदेश है, जनादेश है, तो हम इसे नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर स्थितियां सब कुछ अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो ये कहीं ना कहीं से भुगतने वाला हो सकता है। क्योंकि लालू प्रसाद या सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार अकेले अगर उनके हाथ में सत्ता रहती तो ये बात दिगर होती, लेकिन अब सत्ता का केंद्र डराइए मत, लालू प्रसाद इस तरह की बात करके इसका नतीजा खामियाजा क्या होगा, कुछ दिन तो एंजॉय करने दीजिए। ये मानिए कि बिहार की जनता ने बड़ा डिसीजन मैंडेट दिया, वो एक बेशक बिल्कुल एक पक्ष दिया पर बड़ा क्लियर मैंडेट दिया, हम उसको मान्य करते हैं। परंतु भाजपा का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। आप उसमें अगर आप देखें पिछली बार के असेंबली इलेक्शन से हमारा वोट बढ़ा है, परंतु वो इशू नहीं है। परंतु जो जिस बात को दानिश टच कर रहे थे कि जनता का विषय है कि बिहार चलाएगा कौन, बिहार में मैनेज कौन करेगा, अगर और वो कितने दिन ठीक कंट्रोल ढंग से मैनेज होगा नहीं होगा, वो रिमोट कंट्रोल कितने दिन उसको ठीक ढंग से कोई चला पाएगा नहीं चला पाएगा, ये विषय बड़ा कंसर्न का इशू है। परंतु आज ये मैं मानता हूँ ये बड़ा डिसीजन मैंडेट और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं मैंडेट को। मिस्टर शाह, आई विल कम टू यू इन जस्ट अ बिट, बट आई बिलीव मिस्टर प्रेमचंद मिश्रा आल्सो वांटिंग टू रिएक्ट। मिस्टर प्रेमचंद, देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी पराजय के बाद भी ये लोग अभी भी उसको विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने के बजाय कभी कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इन्हें समझना चाहिए कि समाज के हर सेक्शन के लोगों ने वोट किया है। बैकवर्ड की पॉलिटिक्स तो प्रधानमंत्री ने भी बिहार में की, अपने आप को ओबीसी पीएम बताया, मांझी जी को अलायंस पे लेना, रामविलास जी के रहते हुए भी उनको जोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को रखा। आपने इन तमाम फैक्टर्स को सोशल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो बनाया मोदी जी ने, उसके बावजूद बिहार की जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया, जिसको आप जंगल राज कहते रहे। इतना बड़ा मैंडेट उसी को जनता ने दिया है। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं, ये बिहार की जनता का मैंडेट है और ये मैंडेट
नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सोच के खिलाफ है, जो आप इस देश में फैलाना चाहते हैं, जो नफरत की वातावरण बना रहे हैं, कहीं न कहीं समाज में विद्वेष का सोशल कन्फ्रंट्रेशन अपनाना चाह रहे हैं, ये मैंडेट उसके भी खिलाफ है और आपकी उस वादा खिलाफी के खिलाफ है जो आपने लोकसभा चुनाव के समय लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम आएंगे तो हम ये चमत्कार करेंगे, लेकिन आज आप ठीक उसके उल्टा काम कर रहे हैं। तो आपको जनता ने सबक सिखाया कि आप झूठ बोलकर हमें एक बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार मुझे ना समझने की मूर्खता मत कीजिए। यह बिहार की जनता ने प्रेमचंद जी, मैं आगे बढ़ूंगा और जहां तक बार-बार चर्चा हो रही है या रिमोट कंट्रोल की बात बार-बार हो रही है जी, बहुत संक्षेप में। रिमोट कंट्रोल की बात बार-बार हो रही है। जब गठबंधन बहुत ही व्यापक उद्देश्य को लेकर किया गया है, नीतीश कुमार का नाम घोषित करके हम चुनाव लड़े हैं और नीतीश कुमार का नेतृत्व और व्यक्तित्व इतना विशाल है बिहार में कि आप इस मैंडेट को देख लीजिए। लोगों ने भरोसा किया है कि नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए यही आदमी ठीक है। नरेंद्र मोदी के बातों पर भरोसा लोगों ने नहीं किया है। इस चीज को, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। चलिए, मैं दर्शकों को ये भी दिखा दूं कि असल में बिहार के चुनावी रण में जो चुनाव नतीजे आए हैं इसमें जनाधार क्या है, यानी कि वोट शेयर जो सबसे अहम है। चुनावी परीक्षा में इस बार कई दिग्गज भी फेल हुए हैं और कई पास भी हुए हैं। आपको बताते हैं कि बिहार में किन चेहरों को जनता ने खारिज किया है और किन्हें सराखों पर बिठाया। ये दो तस्वीरें बिहार चुनाव के नतीजों को बखूबी बयां कर रही हैं। एक तरफ महागठबंधन जहां जीत का जश्न मना रहा है, तो वहीं बीजेपी में मायूसी का माहौल है। चुनाव के नतीजों ने कई दिग्गजों की जमीनी सच्चाई को सामने ला दिया। कई बड़े चेहरे जीत पर इतरा रहे हैं, तो कई हार के सदमे में हैं। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भले ही इमामगंज सीट से जीत गए हैं, लेकिन मखदूमपुर सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी इमामगंज से हार गए हैं, वहीं रमई राम को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत भागलपुर से हार गए, तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के शकुनी चौधरी भी तारापुर से जीतने में नाकाम रहे। बिहार में दमदार वापसी करने वाले लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने जीत का परचम लहराया। महुआ से तेज प्रताप यादव और राघोपुर से तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। वहीं आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी जीत दर्ज कर अपनी जमीनी सच्चाई सबको बता दी। दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो गया है। अब देखना यह है कि ये दिग्गज बिहार की जनता से किए गए वादों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले अगर हम दिखा सकें कि असल में वोट परसेंटेज क्या क्या रहा है अलग अलग पार्टियों का, एक बार हम चाहेंगे कि ग्राफिक के जरिए हम समझाने की कोशिश करें दर्शकों को कि वोट शेयर जो है इन चुनाव में क्या कुछ इशारा करता दिखा है। वोट शेयर के लिहाज से महागठबंधन जो है उसे 41.9% वोट मिले हैं, जबकि एनडीए को 34.2%। और इस तरह से दोनों के बीच करीब 8% वोटों का अंतर है। यानी कि महागठबंधन के घटकों की बात करें तो जेडीयू को 16.7%, वहीं आरजेडी को 18.5%, कांग्रेस को 6.7% वोट मिले हैं और एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी के खाते में 24.8% वोट और एलजेपी के खाते में 4.8 और आरएसपी को 2.4 तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2.2% वोट। यानी कि आप सीधे तौर पर जो दोनों गठबंधनों के बीच में फर्क है 34.2 और 41.9%, एक बड़ा फर्क। और इसीलिए बार बार जब हम लोग चर्चा करते थे अमरन जी, आप खुद कहते थे कि 4% से ऊपर का अगर वोट शेयर का डिफरेंस होगा तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक बड़ा मार्जिन 50 ऊपर का खींचेगा। और यहाँ 8% का है। और दूसरा, एक सिंह साहब आपको मैं तथ्यात्मक आंकड़ा बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी पीक पे थे तो इसी बिहार में उनको 29.5% वोट आए थे, अभी 24 आए हैं। तो उस वक्त से स्लाइड डाउन करीब ये 5% का है। ऐसा जीत हार ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा, फिर मैं इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि सिर्फ आप बैकवर्ड राजनीति के आधार पे ऐसा अभूतपूर्व सफलता नहीं पा सकते। शहर के शहर भाजपा के लिए साफ हो गए हैं। दूसरी, अभी कैंडिडेट्स के सारों का नाम की लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन पटना से मैं एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र से बात कर रहा था। उनका कहना था कि जदयू से भूमिहार और राजपूत
विधायकों की संख्या इस बार बीजेपी से ज्यादा। तो ये देखिए ना, इसको जो ये कोशिश हो रहा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये अभूतपूर्व सफलता है और समाज के विभिन्न वर्गों ने दिया है। और इसके 3 स्पष्ट कारण हैं। पहला, महंगाई। महिलाओं को लंबी लंबी कतारें देख रहे थे, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो किस चीज से आहत थी? दाल। जब दिल्ली में प्याज सुपड़ा साफ कर सकता है किसी पार्टी का, तो दाल की स्थिति आपने देखा। दूसरी चीज कि अगर आप सिर्फ प्रॉमिसेस करें और परफॉर्मेंस उसको बैक नहीं करता है, तो यू विल बी एक्सपोज्ड। एक जमाना था 18 महीने पहले आपकी बात पे वजन था, लोगों को विश्वास होता था, अब विश्वास टूट गया। ये बहुत बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? आरबी सिंह साहब, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा कि वाकई 18 महीने के बाद जो वादे आपने किए, क्योंकि आपकी सरकार भी जब आई थी उससे पहले महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था और केंद्र सरकार के खिलाफ आप लोगों ने जो अभियान चलाया था उसका असर भी दिखा और समझाने में कामयाब रहे, लेकिन वही मैं कहूँ कि दर्द या वही जो पेन था वो आपको भी बिहार में ले डूबा। मैं इस बात से इतनी बात से राजी हूँ कि दालों के दाम के कारण दिक्कत है, परंतु आप ओवरऑल बाकी सब चीज़ों पे देखेंगे तो महंगाई पे उतनी दिक्कत नहीं है। वैसी महंगाई नहीं है जैसे पहले थी। दालों में जरूर इन दोनों हाल में कष्ट हुआ। तो जो वापस ये कह रहे हैं कि प्रॉमिसेस नहीं निभाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो गरीब आदमी की चिंता करेंगे, जितने बैंक खाते खोलेंगे, जो अभी मुद्रा बैंक लोन का स्कीम शुरू की गई, या जो इंश्योरेंस सेक्टर में पहली बार हेल्थ सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में गरीब आदमी को कवर किया गया, ये अपने आप में अनूठे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसपे गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश की। पर मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए। और ये भी मानता हूँ, ये मैं अगला पिछड़ा की बात नहीं कर रहा, ये दिस इज अ मैंडेट है, ये अबव दी कास्ट कॉम्बिनेशन उनका पड़ा ही, मैं इसको माने दिखा रहे हैं मतलब। और उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में जैसे उन्होंने अपने गेम खेला उसमें कामयाब हुआ, इसको हम आज मान्य करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। और इसमें हम अंतर विवेचन करेंगे, वी इंटरस्पेक्ट दिस। उसमें आगे सरकार ने कोई आखिरी इलेक्शन नहीं ना, बिल्कुल ये आखिरी इलेक्शन नहीं, और इसके बाद इलेक्शन नहीं होना। राजनीति में हार जीत होती रहती है और हार के साथ आगे जीत भी मिलती है। एक आखिरी रिपोर्ट के साथ, उस पर एक रिएक्शन के साथ मैं इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, लेकिन बता दें कि बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार इनकी एक अलग पहचान, और पिछले 10 साल में वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जबकि इससे पहले वो केंद्र सरकार में रेल और कृषि मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। एनडीए से जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद अब वो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावे उम्मीदवार। एक नज़र उनके राजनीतिक सफर के अहम पड़ावों पर। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार राजनेताओं की समाजवादी ब्रिगेड से आते हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने राजनीति की वर्णमाला राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एस.एन. सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे धुरंधरों से सीखी। 1974 से 1977 तक लोकनायक जेपी नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में नीतीश कुमार ने बखूबी हिस्सा लिया। 1985 में वो पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और 1989 में पहली बार संसद पहुंचे। उसके बाद लगातार 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अप्रैल 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1998 में एनडीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री बने, लेकिन अगस्त 1999 में गैसल रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से सिर्फ 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसी साल वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मार्च 2001 में उन्हें रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और 2004 तक वो रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार को सियासी समीकरण बैठाने में महारत हासिल है। यही वजह रही कि 1994 में कॉलेज के दिनों में आंदोलन के साथी रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से नाराज होकर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश ने समता पार्टी बनाई और बीजेपी से गठबंधन कर 2005 में बिहार की सत्ता पाने में कामयाब रहे। 2010 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वो फिर मुख्यमंत्री बने,
लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2014 के संसदीय चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने खराब प्रदर्शन किया, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बिहार की बागडोर सौंपी। लेकिन बिहार चुनाव से तुरंत पहले नाटकीय घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर लालू यादव के करीब पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। Well, that's a visual that'll be playing on screens for days to come now, of course. But, as we are closing in on the end of this hour, we'd like to get last reactions, of course, from all our guests. And Premchand ji, if I could come to you first, just talking about Nitish Kumar, he, of course, was that big face for the Mahagathbandhan, but he also had another local face, Lalu Prasad. Is that something you think that the BJP, the NDA lacked? They were relying so much on Prime Minister Modi only and, not highlighting the local leaders. Do you think in that sense, they lost out on that chance? 100%। यहाँ बिहार के लोगों के सामने एक प्रश्न था कि हम नीतीश कुमार को रिप्लेस करें तो आखिर सीएम कौन बनेगा, और बीजेपी ने सामने लाया प्रधानमंत्री का चेहरा, जिनसे लोगों को निराशा हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने वायदे किए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस का वादा किया, बाद में बोला वो जुमला था। कई ऐसी चीजें हैं जिससे बीजेपी ने कहीं न कहीं लोगों को निराश किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कैंपेन किया बिहार में, पूरी भारत सरकार तो यही थी। अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाए। इतनी बड़ी बड़ी सभा आपकी होती थी, हर जिला में प्राइम मिनिस्टर गए, पटना में तो प्रखंड स्तर पर चले गए थे। मोदी, अमित शाह जी 2 महीने से यही थे, पूरे देश भर के बीजेपी के लोग यहाँ थे। तब भी अगर आप लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो समझिए लोगों का कितना बड़ा आपने भरोसा को तोड़ने का काम किया है। इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इनके पास समय है, जो आपने वायदे लोगों से किया है उसे पूरा करिए। सिर्फ भाषण देने से, जुमलेबाजी करने से और सिर्फ प्रचार माध्यमों को अगर आप इस्तेमाल करके चाहते हैं जनता को भ्रमित करके वो एक तरह से मूर्ख बनाना और अपना काम निकालो, ये नहीं चलेगा। इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, यह बिहार की जनता ने एक संदेश दिया है। इस देश में जबरदस्ती आप हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई हो जाए, सामाजिक में कन्फ्रंटेशन पैदा हो जाए, ये इसके लिए देश तैयार नहीं है। आपसे लोगों को उम्मीद जगी थी कि आप महंगाई कम करेंगे, आप पाकिस्तान को उसके औकात में लाएंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगा, लेकिन वो तमाम चीजें समाप्त हो गई। काला धन आने के बजाय यहां से वापस चला गया। ये तमाम ऐसे प्रश्न है जो लोगों को लगा कि नहीं, कहीं न कहीं हमारे भरोसा को इस पार्टी ने तोड़ा है, इस नेतृत्व ने तोड़ा है। और उनके जब नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए नहीं करिए, लेकिन सच है कि बिहार में मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े और लोगों ने उन्हें नकारा। महाराष्ट्र में क्या हुआ था प्रेमचंद जी बता दें, फिर उसमें झारखंड में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, ये विषय नहीं है। ये आप प्रेमचंद जी माफी चाहता हूँ, और आपकी सरकार को लोगों ने नकारा भ्रष्टाचार के नाम पर। इतना भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया, उसके नाम पर आपको नकारा। चलिए ये मुझे बताइए, चुनाव खत्म हो चुका है, मैं चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप पर न जाया जाए। बहुत संक्षेप में, निर्मल संक्षिप्त टिप्पणी, चेहरों की जब बात हो रही है तो क्या अब पहले मोदी जो कि विकास फेस के तौर पर सामने लाई बीजेपी, अब विपक्ष के पास एक और फेस नीतीश कुमार। देखिए, अभी इसमें ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी कि मोदी के अल्टरनेट के तौर पर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे। अभी उसमें नीतीश कुमार को एक और टर्म बिहार में मिला है, तो शायद अभी तो लोकसभा के चुनाव में भी 3 साल का कम से कम अभी समय है। तो अभी वो बिहार में अपने को मजबूत करने में, और जैसा कि अंबिकानंद जी भी कह रहे थे कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इसको सरकार को वो ठीक से चलाएं, क्योंकि ये मैंडेट उनको इसलिए मिला है कि दोनों एकजुट होकर के और बिहार को ठीक से चलाएं, ताकि उसका आगे वो फ़ायदा ले सकें दूसरे और राज्यों में जी, उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कि नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का एक अल्टरनेट बन सकते हैं। और जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि का सवाल है, आरपी सिंह जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने ये जो अकाउंट खोलने का, जनधन अकाउंट और ये सब पर जो वादे उन्होंने कोई, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि हम आके जनधन अकाउंट खोलेंगे। महंगाई कम करने का, काला धन वापस लाने का, उसके मोर्चे पर क्या हुआ, इस पिछले 15 महीने के शासनकाल में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो उनकी एक अपनी ओरिजिनल एक आइडिया हो, जिसको उन्होंने मूर्त रूप दिया हो, ऐसा उनके पास एक भी वो नहीं है जो वो जिससे पब्लिक के सामने बता के जिसके आधार पर वो कहते कि ये हमारी अपनी यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव जब हुआ था उसका भी असर एक मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे उसका असर पड़ा है निश्चित तौर पर। चाहे वो पाकिस्तान को लेकर स्टैंड हो या नीतीश कुमार जिन्होंने पहले डिलीवर उस किया टाइम जो मोदी साहब ने कहा था या फिर जो शब्दावली थी या जिस तरीके का एग्रेशन था वो शायद कमी खली, जिसके चलते शायद आप कह रहे हैं कि जो एक पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। लोगों ने संदेह करना शुरू किया है। जी मैं माफी चाहूंगा सभी महानुभावों क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है और आरपी सिंह का बहुत संक्षेप में इसमें देखिए, आज से पहले कभी सोशल सिक्योरिटी नाम से कोई चीज नहीं थी और पाकिस्तान के हमने जो जितना कड़ा रुख पाकिस्तान में लिया उतना कड़ा रुख कभी कांग्रेस ने नहीं लिया। पाकिस्तान पे भी बहुत फ्लिप फ्लॉप रहा है। नहीं कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं, हमने पाकिस्तान के बारे में बड़ा कड़ा रुख रखा हुआ है कि जब तक आप द्विपक्षीय बात करें बात होगी, अगर तीसरे पक्ष को लेंगे बातचीत नहीं करेंगे। हमने वापस भेज दिए 2 बार इसलिए, और इसलिए हमने कोई खीर नहीं खिलाई उनके लोगों को। इसलिए पाकिस्तान में रुख हमारा बड़ा कड़ा और स्पष्ट है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें हमारे पॉलिसी में हमारे कुछ कैंपेन में हमारी स्ट्रेटेजी में गलती रही, उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। चलिए और इस मैंडेट को हम मानते हैं कि बिहार की जनता का जो मैंडेट है उसको मान्य करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। और ट्रेसी, चर्चा लंबी हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बात है कि जमकर मतदान हुआ और जो नतीजे आए वो एक स्पष्ट बहुमत है और अब काम करने का वक्त है सरकारों के लिए। Absolutely. With that, of course, we'll take a quick break here. The news continues with Arfa and Frank in just a bit. Do stay with us here on Rajya Sabha TV.